You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. Am I audible to everyone? Yes, sir. कल हमने आपको रेस्ट एंड मोशन, टाइम इंस्टेंट, ड्यूरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसे कुछ क्वेश्चंस और उसका कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम लोग उससे आगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन सब पर बात करेंगे। उन्नति आपको सुनाई दे रहा है? ओके, तो देखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इस पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, कुछ रिजल्ट्स परमानेंटली याद रख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी होंगे। एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये एक अच्छे खासे ड्यूरेशन के लिए, सपोज किसी का जर्नी 10 मिनट का है, आधे घंटे का है, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, तो उस पूरे जर्नी के दौरान
ज्वाइनिंग में इश्यूज आ रहे हैं क्या? हाँ, मैं क्या बोल रहा था, एवरेज स्पीड का हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर कोई जर्नी है और उसका ड्यूरेशन ठीक ठाक है, तो हम लोग उस पूरे ड्यूरेशन में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसमें कितना टाइम लगा, इसको डिवाइड करने से हमारा एवरेज स्पीड आता है। लेकिन एवरेज स्पीड अलग अलग केसेस में अलग अलग फॉर्मूला ले सकता है। जैसे एवरेज स्पीड के एक दो क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है देखो। सपोज दिस इज इंटायर जर्नी, और इसमें पहला सिचुएशन है कि इफ बॉडी कवर्स हाफ जर्नी with V1 and remaining half with V2, then find average speed. इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा टोटल जर्नी चाहे जितने भी किलोमीटर का हो, जितने भी मीटर का हो, उसका आधा पार्ट वो किसी V1 स्पीड से कवर किया है और रिमेनिंग पार्ट आधा वो V2 स्पीड से कवर किया है। अब इस तरह की सिचुएशन में टोटल डिस्टेंस गिवन ही नहीं है और टाइम तो खैर है ही नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है कि इंटायर जर्नी का आधा पार्ट V1 से और रिमेनिंग पार्ट V2 से। तो इन सब केसेस के डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, और वो फॉर्मूले कैसे आते हैं मैं एक बार आपको इसको बता देता हूं। जैसे इस सिचुएशन का फॉर्मूला हमारा होता है 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला कैसे कैसे और कहां कहां लगाना है ये अपने को समझना है, लेकिन ये आता कैसे है ये भी समझना है। अगर मान लो ये आता कैसे है कुछ देर के लिए अगर ये हम भूल भी जाए, तब भी इस रिजल्ट को याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में ये चीज पूछा गया है। इंटायर जर्नी को हम अपने मर्जी से कुछ 2x ले सकते हैं। 2x 2x क्यों लिया? ताकि हाफ पार्ट ऑफ जर्नी को मैं x से डिनोट कर सकूं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि तुम पूरे जर्नी को 2x ले लो या x ले लो या x/2 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल जो जर्नी है उसको 2x लेने से मेरा काम थोड़ा आसान होगा कि हाफ पार्ट ऑफ जर्नी को हम x से डिनोट कर सकते हैं। जब x हमारा हाफ पार्ट ऑफ जर्नी है और उसको V1 से कवर किया जा रहा है, तो इसमें जो टाइम लगेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी कवर करने में वो लगेगा x/V1, और जो लास्ट पार्ट है उसको कवर करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा x/V2। अब हम अगर फॉर्मूला देखें टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस है 2x, एक मिनट बच्चे,
first part of the journey, half part of the journey, इसको ही 2x अज्यूम कर लिया ताकि हाफ जर्नी टू करना पड़ेगा, काम वही है, कोई अलग आंसर नहीं आएगा उससे। लेकिन जब भी ये ट्रिक भी जर्नी में, तो डिस्टेंस को x ना लेके 3x ले लोगे तो काम ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, आंसर को चेंज करने के लिए। टाइम x बाई x को कॉमन ले लोगे और x डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 और इसको ले जाओगे तो यही आंसर आएगा। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को अपने को एकदम से याद हो जाना चाहिए कि टोटल जर्नी का हाफ v1 से और रिमेनिंग पार्ट v2 से कवर किया गया तो एवरेज स्पीड ये होती है। आया ये बेसिक फॉर्मूला जो अब बार बार हम ये कैलकुलेशन से ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाए, तो दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है। मान लो ये रमेश का घर है और ये उसका स्कूल है। ये उसका स्कूल है। रमेश जो है वो अपने घर से स्कूल जाता है और जैसे ही स्कूल पहुंचता है उसको पता चलता है ये तो छुट्टी है आज। तो गया था वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और रिटर्न आता है वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड कितनी है या फिर एवरेज वेलोसिटी कितनी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड की। अब यहां पर भी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम तुम चाहो तो कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर तुम इंटायर जर्नी को थोड़ा सोचो, इंटायर जर्नी क्या है, एक कोई डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा घर से स्कूल, 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, यानी टोटल 20 किलोमीटर हो गया। और 20 किलोमीटर में 10 किलोमीटर वो 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है और रिमेनिंग 10 किलोमीटर 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यानी ये वही बात हो गई जो अभी डिस्कस हुआ कि हाफ पार्ट ऑफ द जर्नी विथ v1 और रिमेनिंग हाफ विथ v2, यही बात हो गया। तो रादर देन कि हम फिर से इसको सॉल्व करें, हम यहां पर भी वही फॉर्मूला 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 ये यूज कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, 300 डिवाइड बाई 25, तो 12 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक इंटायर जर्नी का आधा सम वेलोसिटी से और रिमेनिंग आधा सम वेलोसिटी से, या तो ऐसा हो ये गया किसी वेलोसिटी से आया किसी वेलोसिटी से, और उस केस में हमसे वेलोसिटी पूछा जाता है तो क्या होगा, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी मैं बता देता हूं, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये समझने की बात है। और डिस्प्लेसमेंट ये जो टर्म है ना, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ध्यान से समझो, डिस्प्लेसमेंट पर कल बहुत सारी बातें हुई है। अगर ये जैसे स्कूल जाने वाली बात है, गया और आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो गया है। अब टाइम तुम जितना लिखना है लिख दो, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। लेकिन ऊपर वाले सिचुएशन में जब वो हाफ जर्नी v1 से कवर किया और रिमेनिंग हाफ v2 से कवर किया, इसमें वो आगे ही आगे बढ़ता चला गया, यू टर्न नहीं मारा,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए तो एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज वेलोसिटी निकालिए, वो भी वही है। तो अगर इंटायर जर्नी सीधी सीधे आगे की तरफ का होता बात, तो एवरेज वेलोसिटी का भी यही फॉर्मूला होता जो एवरेज स्पीड का है। लेकिन यही हमारा जाने और आने वाला बात अगर हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये छोटी सी बात हमको समझ में आनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन है जो देखने में ऐसा ही दिखता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वो है एवरेज स्पीड का ही दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा एक्चुअली फॉर्मूला का हो, दूसरा वेराइटी का हो, जो करना है covers its entire journey with two speeds. V1 and V2 for equal time interval. Find average speed. तो यहां पर अगर हम देखें कि बॉडी जो इंटायर जर्नी कवर कर रहा है, बॉडी की जो इंटायर जर्नी है, अच्छा मेरे को कोई एक बच्चा इस क्लास में बैठा हुआ इसके पहले वाले क्वेश्चन का मीनिंग और इस क्वेश्चन के मीनिंग के में फर्क क्या है, कॉन्ट्रास्ट में समझाएगा। पहले वाले में और इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो बताना है, बिल्कुल लेमन तरीके से बताना है। चलो मैं इस बार श्रवणी को मौका दूंगा। श्रवणी आप बताओ। सर पहले वाले केस में डिस्टेंस जो है वो हाफ हो रहा था, इस वाले श्रवणी क्वेश्चन सुन में पा रहे हो? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। टाइम। सर अब आ रही अब है? माइक तो ऑन है आपका, लेकिन आपकी आवाज मेरे तक आ नहीं रही। हेलो सर। मतलब टेक्निकल इशू नहीं है, पर कुछ और बात है जिसके कारण आवाज नहीं आ रही। सर आप अब आ रही माइक है? ऑन कर रहे हो तो दिख रहा है कि माइक ऑन है, लेकिन वो आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलो, नेक्स्ट टाइम मैं किस और किसने किसने हैंड रेज किया है? मल्हार ने किया है, नक्षत्र, हाँ एक बार नक्षत्र, कुछ नए बच्चों को भी मैं मौका देता हूँ। नक्षत्र एक बार ट्राई करो, आप बताओ क्या है डिफरेंस। सर फर्स्ट नक्षत्र केस सुन में पा रहे हो? डिस्टेंस। हाँ, यार ये किसी का सर आवाज फर्स्ट क्यों नहीं केस आ में रहा है? डिस्टेंस। बोल तो रहे हो तुम सर लोग। अब आ रही है आवाज? हम्म, ये क्या नया इशू है ये? मल्हार एक बार आप ट्राई करो तो माइक से। हेलो, मल्हार की भी आवाज नहीं आ रही है। एक मॉर्निंग में जब हम क्लास ज्वाइन किए थे उस समय तो एक बच्चे ने रिस्पॉन्स किया था, आवाज आ रहा था। तो किसी का आवाज क्यों नहीं आ रहा? ओके, एक रुको, मैं फिर से मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। लेट्स, एक बार बीच में मीटिंग मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था, शायद उसके कारण भी कुछ इशू हो सकता है। तुम लोग मीटिंग में बने रहो, मैं एक बार मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मीटिंग एंड नहीं कर रहा।
हाँ, ए- अभी ट्राई करो तो फिर से श्रावणी। हाँ हेलो बताओ सर, बताओ, एक बार माइक ऑन करो। अब आ रही है? हाँ बराबर बराबर। हाँ सर, चलो तो बताओ। फर्स्ट वाले केस में डिस्टेंस को हाफ किया था और इस वाले केस में टाइम हाफ हो रहा है। ये फर्क है, और ये फर्क को समझ में आना चाहिए। बहुत बार बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं। इसका नीचे वाले का फॉर्मूला अलग आएगा, ऊपर वाले का फॉर्मूला अलग आया है। क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट वाला, आंसर कर देंगे बच्चे सेकंड वाले का। क्वेश्चन पूछेगा सेकंड वाला, आंसर कर देंगे बच्चे फर्स्ट वाले का। मैं फिर से इसको एकदम अच्छे से, बच्चे ने बहुत बढ़िया बताया। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोलने का मतलब है कि अगर मान लो इंटायर जर्नी कवर करने में किसी को 1 घंटे लगे, तो वो आधे घंटे तक V1 से चला था और आधे घंटे तक V2 से चला था। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सेकेंड पार्ट। और पहला पार्ट का जो मतलब है वो ये है कि अगर इंटायर जर्नी 100 किलोमीटर की है, तो 50 किलोमीटर वो V1 से चला और 50 किलोमीटर वो V2 से चला। सिंपल सी बात है, आधा जर्नी अगर 50 किलोमीटर का है और अगर हम दो अलग अलग स्पीड से इसको कवर कर रहे हैं, तो मेरा टाइम सेम नहीं होगा। और अगर हम सेम टाइम से दो स्पीड से चल रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस सेम नहीं होगा। तो ये चीज को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। सेकेंड जो सिनेरियो है उसमें कह रहा है कि इंटायर जर्नी उसने 2 पार्ट में कवर की है, लेकिन टाइम सेम लिया है दोनों स्पीड से। कह रहा है बॉडी कवर्स द इंटायर जर्नी विथ 2 स्पीड्स V1 एंड V2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। तो मैं मान लेता हूं कि पूरे जर्नी का जो टाइम है, लेट्स अज्यूम द टाइम ऑफ इंटायर जर्नी इज कैपिटल T। द टाइम फॉर इंटायर जर्नी इज कैपिटल T। टी अगर टाइम है तो हाफ टाइम, और तुम चाहो तो टोटल टाइम को 2T भी ले सकते हो। जैसे मैंने कहा था, जानबूझ के 2T ले लो ताकि आधा टाइम वो T टाइम V1 से चला होगा और रिमेनिंग टाइम वो V2 से चला होगा। तो ये टाइम हमारा हो गया। अब टाइम अगर पता है और स्पीड पता है, तो डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, V1 इंटू T। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V2 इंटू T। ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस है क्योंकि V1 और V2 अलग अलग है। और अब अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस V1T प्लस V2T डिवाइड बाई टोटल टाइम 2T। और यहां पर ये सिंपल सा एक्सप्रेशन आता है V1 प्लस V2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसको कंफ्यूजन बच्चे क्रिएट करते हैं, दिमाग में अपने क्लियर पिक्चर नहीं बनाते। दोनों में लगभग स्टेटमेंट थोड़ा मोड़ा देखने से सेम दिख जाता है, बट किसी में किसी को डाल देते हैं। ये तब लगाना है जब टाइम सेम हो, और वो तब लगाना है जब डिस्टेंस सेम हो। अब ये दोनों तो फॉर्मूले बन गए, ये दोनों तो याद करने हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन अब यहां तक नहीं रहेगा। ये 9th 10th के बच्चों से पूछा जाता है। अब हमारा एक स्टेप आगे क्वेश्चन जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं। देखो मैं लिख रहा हूं, ट्राई करना है। अ बॉडी कवर्स, ये हमारा क्वेश्चन है। बॉडी कवर्स 1/3 of its entire journey, और यह 1/3 बहुत कॉमनली है। तुम इसको 1/4 करो ताकि ये नया क्वेश्चन बन जाए। 1/4 करो, 1/4 of its entire journey with V1 and remaining part with V2 and V3 for equal time interval. Find average speed for entire journey. Entire journey.
चलो इसके लिए देते हैं हम तुमको 2 मिनट, इत्मीनान से करना है, आंसर गलत ही आना चाहिए, भले ही टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि ये गलत करने वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए सब लोग। बढ़िया। स्टार्टिंग में हम लोग हमेशा केयर करेंगे, जल्दी आंसर देने से ज्यादा जरूरी है सही आंसर देना। स्पीड टाइम के साथ बढ़ेगी, लेकिन अगर एक्यूरेसी नहीं बढ़ी तो स्पीड बढ़ के भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए पूरी कोशिश करो कि मेरा एक बार में आंसर है और सही आंसर है। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि वो काम करते हैं, उनको समझ में भी आती है चीजें, लेकिन उनके कैलकुलेशन में केयरलेसनेस की वजह से कुछ कुछ जगह पर मिस्टेक होता है, और जब उनको आंसर बता दिया जाए कि आंसर ये आ रहा है, तब वो आंसर करेक्ट निकाल देंगे। लेकिन पहली बार में अगर आंसर निकालने की बात है तो उनसे गलती होती है। ये चीज को अवॉइड करना है। एग्जाम में हमारे पास आंसर की नहीं होती, एग्जाम में क्वेश्चन करना है और ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, मार करके आगे बढ़ना है। और तुमने कुछ मिस्टेक किया और तुम्हारा आंसर ऑप्शन में मैच कर गया तो तुमको +4 की जगह -1 मिल जाएगा। इसलिए कर रहे हो तो इत्मीनान से करो। बढ़िया। ओके, मैं जिन बच्चों ने कर लिया है पहले उनसे आंसर ले लेता हूँ, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। बाकी लोग ट्राई करेंगे अभी आंसर। हाँ मल्हारा, एक बार बताइए क्या है आंसर आपका, क्या आया? 4v1 v2 plus 4v1 v3 4v1 v2 प्लस 4v1 v3 4v1 v2 सर v1 v3 एक मिनट v1 v3 सॉरी, हाँ बोलो। divided by v2 plus v3 plus 6v1 v2 प्लस v3 प्लस 6v1 6v1 ऐसा। हाँ। आधे आप बताइए, देखिए तो सेम आंसर ही अलग है। सर मेरा सेम आ रहा है। बराबर बराबर, बढ़िया। ओके, मैं पहले अब पूछ रहा हूं कि कितने बच्चों ने सेम ही आंसर निकाला। ये जो आंसर हमने लिखा है सेम आंसर कितने लोगों का है? गुड। मैक्सिमम बच्चे अगर आंसर सेम निकाले हैं तो ज्यादा चांस है कि आंसर सही है। ठीक है, और ये जानबूझ के हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। एक्चुअली जनरली तुम लोग के बुक में जो दिया गया है वो 1/3 और रिमेनिंग 2/3, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनाने का कोई लिमिट नहीं है। मैं बनाता जाऊंगा, 1/5 कर दूंगा, 1/3 कर दूंगा, रिमेनिंग पार्ट में भी कुछ और चेंजेस करूंगा। ये सब चेंजेस करने से हमारा अप्रोच चेंज नहीं होगा। अप्रोच वही रहना है जो इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन को भी 2 लाइन में सॉल्व करेंगे बहुत, क्योंकि हमको ये 2 फॉर्मूले अच्छे से समझ आ गए, और इन 2 फॉर्मूलों को टाइम टू टाइम यूज करते करते हमको इस पर एक्सपर्टीज हासिल करनी है। अब देखो बोल रहा है 1/4 ऑफ इट्स इंटायर जर्नी, तो जैसे ही 1/4 हमने देखा, अब हम जर्नी को 4x लेंगे। 4x, x नहीं लेंगे, 4x, और 1/4 है x और रिमेनिंग पार्ट है 3x। ये हो गया हमारा पहला, देखते के साथ ये काम किया हमने। कह रहा है कि पहला इस v1 से कवर हुआ है, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो x/v1, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें कितना टाइम लगेगा, ध्यान से समझो।
V2 और V3 के लिए इक्वल टाइम इंटरवल वाली बात आ गई। और जब भी बॉडी इक्वल टाइम के लिए दो स्पीड से मूव करता है तो हमको पता है कि एवरेज स्पीड हो जाती है V2 प्लस V3 अपॉन 2। यानी कि हमको अगर टाइम निकालना हो कि 3x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा उसको, तो हम मान के चलेंगे कि ये पूरा 3x जर्नी उसने V2 प्लस V3/2 से कवर किया। यही तो है एवरेज स्पीड। हमारा क्या होता है? एवरेज स्पीड हमारा होता है टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम अगर निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस बाई एवरेज स्पीड कर देंगे, और क्या करेंगे? अगर मान लो हमको टाइम निकालना है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई एवरेज स्पीड। अब यहां पर उल्टा हमको काम लगाना पड़ रहा है, तो हमने V2 और V3 का एवरेज स्पीड, क्योंकि टाइम इंटरवल वाला बात है सेम, तो इसलिए हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया V2 प्लस V3/2 और इसको 3x से डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स इसका जो टाइम होगा ना वो हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई V, और ये हो जाएगा 6x डिवाइड बाई V2 प्लस V3। ये हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट का टाइम और ये हो जाएगा पहले पार्ट का टाइम। अब हमारा फाइनल आंसर, ये एवरेज स्पीड इंटायर जर्नी के लिए क्या होगी? तो एवरेज स्पीड के लिए हम टोटल डिस्टेंस लिख देंगे 4x डिवाइड बाई टोटल टाइम की बात होगी तो x बाई V1 प्लस ये जो रिमेनिंग पार्ट है 6x डिवाइड बाई V2 प्लस V3। अब x कॉमन ले लीजिए, x को अगर कॉमन ले लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह से, बचेगा क्या? 4 1 बाई V1 प्लस 6 बाई V2 प्लस V3। अब या तो तुम एलसीएम ले लो और इसको सिंप्लीफाई करो तो V1 इंटू V2 प्लस V3, ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, मतलब 4 इंटू V1 V2 प्लस V3, ये ऊपर चला गया और बचेगा क्या? तो 6V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बच जाएगा। और यही बच्चे ने आंसर किया है 4V1V2 प्लस 4V1V3 डिवाइड बाई 6V1 प्लस V2 प्लस V3, बिल्कुल सही आंसर। तो हमने क्या किया, हमने सेकेंड पार्ट पर डायरेक्ट वो एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला डाल दिया, इससे काम बहुत आसान हो गया। नहीं तो अगर हम फिर टाइम लेते, फिर कैलकुलेट करके पुट करते, हमारा टाइम ज्यादा लगता, उलझ भी जाते हैं। अब ये 1/4 है, 1/3 भी दिया जा सकता है। तुम लोग इंजीनियरिंग के होते तो हम इसका जनरल फॉर्मूला भी कोशिश करते, या तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। इंटायर जर्नी का nth पार्ट V1 से और रिमेनिंग पार्ट V2 प्लस V3 से सेम टाइम के लिए, और n के टर्म्स में अगर हम चाहे तो ये पूरा रिजल्ट निकाल सकते हैं। n 1/3 है, मतलब n का वैल्यू 3 हो जाएगा, पुट कर देंगे तो उसके लिए आंसर आ जाएगा। n अगर 1/4 पार्ट तो n का वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो उस 4th पार्ट के लिए आंसर आ जाएगा। ऐसा इंजीनियरिंग में जनरली करते हैं कि जब हमारा एक ही पैटर्न का क्वेश्चन बनने लगे 1/3 1/4 1/5, तो रादर देन कि हम थर्ड के लिए सॉल्व करें, फोर्थ के लिए सॉल्व करें, हम 1/nth पार्ट के लिए सॉल्व कर लेंगे और एक जनरल फॉर्मूला की तरह उसको याद कर लेंगे। लेकिन तुम लोग को इतना करने का जरूरत नहीं है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज हमको ये अप्रोच करने आ गया बहुत है। फॉर्मूला कितना याद रखोगे? ये 2 फॉर्मूले हैं, बहुत है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है ये हमने देख ली, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है लगभग ये भी हमने देख लिया, क्योंकि डिस्टेंस की जगह बस डिस्प्लेसमेंट करना है और बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन में हमारा जनरली ऐसा ही होता है कि बॉडी आगे ही आगे जा रहा है। वो तो एक स्कूल वाला क्वेश्चन या मार्केट वाला क्वेश्चन एक बीच में ऐसा क्वेश्चन डालते हैं कि जहां पर वो देखना चाहते हैं कि बच्चा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि नहीं। वहां पर फॉर्मूला वही है, लेकिन वो एवरेज स्पीड के लिए लगेगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब मान लो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात आई क्यों?
और इससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे जाएंगे। बात है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ये कॉन्सेप्ट है जिसको सुन के समझना पड़ेगा। इसको जब सुनोगे अच्छे से तब इस बात को फील कर पाओगे, अदरवाइज सिर्फ मैथमेटिकली बात समझ पाओगे, फील नहीं कर पाओगे। और फिजिक्स में क्या है, बहुत सारी चीजों को जब तक तुम फील नहीं करोगे अटैचमेंट नहीं होगा, फिर लगेगा कि अभी यार ये तो कुछ मजा नहीं आ रहा। इसलिए जरूरी है उस बात को फील करना। अब मैं नॉर्मल एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछना चाहूंगा। इसमें कितने लोग हो जो आकाश इंस्टीट्यूट स्कूटी से जाते हो, खुद ड्राइव करके? एक बार हैंड रेस करो। ओके, साची, चलो साची से ही बात करते हैं। चैतन्या है, साची है, कोई भी एक बच्चा। घर से इंस्टीट्यूट जाने में टाइम कितना लगता होगा? चलो साची आप ही बताओ। सर 15 मिनट्स। देखो, जो बच्चा बोल रहा है हम उसका डेटा ले रहे हैं, ध्यान से समझना इस बात को। उसका जो जर्नी टाइम है वो है 15 मिनट्स। गुड। और डिस्टेंस कितना होगा लगभग? सर घर से लगभग इंस्टीट्यूट 2 किलोमीटर जितना। है? 2 किलोमीटर। चलो 2 किलोमीटर। मेरे को डिस्टेंस से ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। ये 15 मिनट का जर्नी है बच्चे का। देखो ध्यान से, अगर तुम इस 2 किलोमीटर को 15 मिनट या उसको सेकंड में कन्वर्ट करके या इसको मीटर में कन्वर्ट करके डिवाइड कर दोगे, ये उसकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। लेकिन ये एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है लिटरल, कि मतलब बच्चे ने घर से उसी स्पीड से पूरे टाइम चलना शुरू किया और इंस्टीट्यूट पहुंच गया। ऐसा रियल लाइफ में कभी नहीं होता। रियल लाइफ में बच्चा जीरो से स्टार्ट करता है, उसके बाद कभी सिग्नल आ गया, रोकना पड़ता है, कभी खाली रोड मिला, स्पीड बढ़ानी पड़ती है, फिर से कभी कोई सामने आ गया, अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है। पूरे टाइम वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, और वो जो जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। जैसे अगर कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में अगर एकदम लिटरल पूछे कि अच्छा बताओ ये होता क्या है, तो स्कूटी कोई चला रहा है ना, और तुम बगल में उसके साथ साइकिल चलाओ, या तुम भी एक स्कूटी पर हो और तुम एग्जैक्टली कुछ हो, अच्छा बताओ अभी तुम्हारा स्पीडोमीटर कितना बता रहा है, एग्जैक्टली उसी टाइम पर तो स्पीडोमीटर पर देखेगा हो रहा है उसका 30, तो बोलेगा 30 किलोमीटर पर आवर। फिर कुछ दूर आगे बढ़े, अब बोलेगा अब बताओ कितना हो रहा है, तो बोलेगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये पूरे 15 मिनट के दौरान हम उससे हजारों बार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा बताओ अभी स्पीडोमीटर क्या बता रहा है, अभी स्पीडोमीटर क्या बता रहा है, और हर बार स्पीडोमीटर अलग अलग आंसर देगा। हर बार जो तुम ये 2 किलोमीटर और इसको 2000 मीटर लेट्स अज्यूम दिस डिवाइडेड 15 मिनट, तो 15 इंटू 60 सेकेंड्स, ये जो भी वैल्यू आएगा, मेरे को इसको कैलकुलेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ट्रस्ट में, लेकिन ये वैल्यू नहीं आएगा, अलग अलग आएगा वैल्यू हर बार। तो ये जो तुम बता रहे हो अपने स्पीडोमीटर को देख के, ये क्या बता रहे हो? क्या ये एवरेज स्पीड है? बिल्कुल भी नहीं, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और अदर वेलोसिटी कुछ देर के लिए, मैं स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का फर्क होता है, मैं उस फर्क को कुछ देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम दिस स्ट्रेट लाइन मोशन की बात है, बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्पीड वेलोसिटी में अंतर नहीं आएगा। हर बार यही वेलोसिटी बच्चा बताए, ऐसा हो नहीं सकता। रियल लाइफ में दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे हम लोग बचपन में क्वेश्चन करते थे कि एक बॉडी 60 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे तक चल रहा है, ऐसा असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हाईवे पर भी, पहले तो सिटी के अंदर कभी भी ये ट्राई मत करना, कभी भी ट्राई मत करना। हाईवे के अंदर भी हमारा जो स्पीडोमीटर है वो मूव ना करे, कितने देर तक हम ऐसा मेंटेन कर सकते हैं, ये हमने ट्राई किया है। 10 सेकेंड 15 सेकेंड एट मैक्स, मैक्स, वो भी हाईवे पर जहां पर कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, 2 वे रोड है, आने का अलग जाने का अलग, उसमें भी 10 से 15 सेकेंड से ज्यादा तुम मेंटेन ही नहीं कर सकते। कुछ न कुछ उबड़ खाबड़, आगे से कोई इधर मुड़ना, तुम स्पीड को कम या ज्यादा करोगे ही करोगे। और ट्रैफिक और नॉर्मल सिटी में तो इसका कोई काउंट ही नहीं है।
कि तुम कितनी जल्दी अपनी स्पीड बदलते हो। तो बात यह है कि जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये होता है वेलोसिटी और स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ये मतलब क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ये कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर हम हमेशा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करें तो इससे तो हमारा जो स्पीड निकल रहा है वो एवरेज निकल रहा है, दिस इज एवरेज। और हमको एवरेज नहीं चाहिए, हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए। हमको स्पीडोमीटर में जो वैल्यू बता रहा है वो चाहिए। वो कैसे निकलेगा मैथमेटिकली? वो तो ठीक है, स्कूटी पर दे के बदला बता रहा है, लेकिन वो मैथमेटिकली कैसे निकलेगा? अब ध्यान से समझना। मान लेते हैं ये 15 मिनट में साची ने 60,000 बार स्पीड चेंज की। वैसे ये नंबर छोटा नहीं है, यकीन मानो, ये 60,000 बार स्पीड चेंज करना ये छोटा नंबर नहीं है। 15 मिनट की जर्नी के लिए 60,000 काउंट बहुत बड़ा काउंट है। लेकिन अगर किसी को मजा नहीं आ रहा 60,000 में तो इसको बढ़ा सकते हो। मैंने जानबूझ के 60 इसलिए लिया है ताकि कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर सके। और 15 मिनट है तो तुम इंटू और 15 कर दो, चलो और बड़ा कर दो, तो 60 गुने 15, ये हमारा 15 चक्कर 9 लाख टाइम्स उसका स्पीड चेंज हुआ होगा। हम ऐसा मान के चलते हैं। ये ह्यूज नंबर है, इतना बार शायद चेंज हुआ होगा, नहीं हुआ, आई डोंट नो, लेकिन हमने माना इतनी बार स्पीड चेंज हुआ इस 15 मिनट के अंदर। अगर 15 मिनट में इतना बार चेंज हुआ है, ध्यान से सुनते रहना, तो तुमसे पूछा जाएगा 1 मिनट में कितनी बार चेंज हुआ होगा, तो तुम कहोगे ऑन एन एवरेज 15 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 15 मिनट में इतना बार चेंज हुआ तो 1 मिनट में कितनी बार चेंज हुआ होगा, तो बोलोगे 15 से डिवाइड कर देते हैं। तो उसी यूनिटरी मेथड से इन 1 मिनट जो स्पीड कितनी बार चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा 60,000। अब बोलेगा अच्छा ठीक है 1 सेकेंड में बताओ, तो 1 सेकेंड में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और बोलोगे 1000 बार। वैसे सुनने में ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, 1 सेकेंड का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है और उसमें तुम बोल रहे हो 1000 बार चेंज होना है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया, 1000 बार चेंज कर दिया स्पीड 1 सेकेंड में। अगर हम तुमसे पूछे 1/1000 सेकेंड्स, इसमें कितनी बार, तो बोलोगे 1 बार, क्योंकि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बोलोगे 1 बार। अब अगर इससे छोटा ड्यूरेशन अगर डाल दे, 1/1000 से भी छोटा ड्यूरेशन हो सकता है, मैथमेटिकली हो सकता है। रियल लाइफ में कहोगे सर वो तो बहुत छोटा होगा, तो क्या फर्क पड़ता है, मैथमेटिकली तो हो सकता है ना। अगर हमने किसी ने बोला 1/10,000 सेकेंड्स का इंटरवल अगर लिया तो कितनी बार चेंज होगा, तो तुम उसी यूनिटरी मेथड से कह दोगे 0.1 बार। क्या इसका कोई मतलब है? ये जो बच्चा बोल रहा है कि 0.1 बार चेंज हुआ, इसका कोई मतलब है? ये मीनिंगलेस हो गया। स्पीड 1 बार चेंज हो सकता है, 2 बार चेंज हो सकता है, 0.1 बार चेंज होगा, इसका क्या मतलब है क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.1 बार चेंज नहीं हो सकता, मतलब इतने सेकेंड्स के लिए स्पीड कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हुआ। अगर हमने ड्यूरेशन को 1/10,000 सेकेंड्स कर दिया छोटा, तो हमारा हम मान के चलेंगे कि स्पीड चेंज नहीं हुआ, उतने देर के लिए स्पीड कांस्टेंट रहे। तुम कहोगे सर आपने 60,000 लिया था इसलिए ये इतना आ गया, आप इससे बढ़ा लेते तो हम टाइम को और छोटा कर देते। कहीं तो जाके ये बात रुकेगी, ड्यूरेशन को हम और छोटा और छोटा और छोटा करते जाएंगे। एक समय तो ऐसा आएगा कि भाई अब आ जाएगा कि नहीं भैया अब इसमें चेंज नहीं हुआ स्पीड। वो ड्यूरेशन कितना छोटा होगा इसको हमको फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। हमने तुमको मैथ्स में सिखाया है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है जर्नी का, मोशन का, वो 0 से बड़ा, 0 के बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू 0,
जीरो से बड़ा कोई भी एक वैल्यू जो तुम सबसे, जीरो से बड़ा सबसे छोटा वैल्यू जो तुम सोच सकते हो वही है। अब तुम ये वैल्यू सोच नहीं सकते। 0.0000000 लगाते चले जाओ, जीरो लास्ट में एक लगा देना। कोई कहेगा नहीं एक और जीरो लगाओ, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि ये वैल्यू है कितना। ये एक बहुत ही छोटा वैल्यू है, बस इतना समझ में आना चाहिए। दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। और इतने टाइम के लिए स्पीड कांस्टेंट है, ये हम मान के चलेंगे, दैट इज लॉजिकल। भाई 1/10,000 सेकेंड्स के इंटरवल में किसी का स्पीड कैसे चेंज कर सकता है? ये बहुत छोटा इंटरवल। अब इसी बात को जो हमने इतना सारा कुछ कहा, मैथमेटिकली अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड वी एवरेज, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एक्स, ड्यूरेशन को लिखते हैं डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या हुआ? डेल्टा एक्स हमारा हुआ एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। डेल्टा टी हुआ हमारा टाइम इंस्टेंट T2 माइनस T1। स्टॉप वॉच से अगर देख रहे हैं तो जनरली T1 जीरो होगा और T2 हमारा T के बराबर होगा स्टॉप वॉच से, फ्रॉम स्टॉप वॉच। और अगर नॉर्मल घड़ी से देख रहे हैं तो T1 मतलब 8 बजे, T2 मतलब 9 बजे। तो मैं अब वापस उस पर नहीं जाना चाहता, ये मैं कल इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये हमारा डेल्टा टी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन, और डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं चेंज नहीं हो रहा तो ये डिस्टेंस भी मान सकते हैं। लेकिन जब भी हम ये करेंगे तो हमारा एवरेज आता है। लेकिन अब भी हमने ये देखा कि अगर हम ड्यूरेशन को छोटा कर दें तो हमारा स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी एवरेज से इंस्टेंटेनियस पर अगर आना हो हर बार तो ये काम करना पड़ता है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। हमने इस इंटरवल को ही बहुत छोटा कर दिया। 15 मिनट की उसकी जो जर्नी थी हमने उसको 1/10,000 का जर्नी बता दिया। उतने छोटे समय के लिए उसका स्पीड चेंज नहीं हुआ, ये हमने मान लिया और उसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये हमारा मैथमेटिकल टर्म जो भी हमने लिखा है ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगर सिर्फ वेलोसिटी भी बोल रहे हैं, इस वेलोसिटी का भी मतलब वही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बार बार इंस्टेंटेनियस वर्ड लिखना पड़े ये जरूरी नहीं। इंस्टेंटेनियस वर्ड हम जानबूझ के इंट्रोड्यूस इसलिए किए ताकि हम लोग वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह देख सके। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में पूछा गया है वेलोसिटी, इसका मतलब ही है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी अगर पूछना होगा तो एक्सप्लिसिटली उसमें मेंशन करना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी निकालिए। अगर सिर्फ वेलोसिटी, सिर्फ स्पीड ऐसा बोला जा रहा है मतलब वो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इसीलिए हम लोग बार बार इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज नहीं करते, सिंपली बोलते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को ये हमने लिखा है मैथमेटिकली। अब यही मैथमेटिकल टर्म को डिफरेंशिएशन में सिखाया था dx/dt, इसी को dx/dt, यही डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि वेलोसिटी dx/dt से आता है, ये हमको पता चल गया। अब जब भी हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए एवरेज एक्सेलरेशन, मैंने इस पर क्वेश्चन नहीं कराया है, इस पर हमने क्वेश्चन नहीं कराया है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम और ड्यूरेशन। इसको भी लिख सकते हो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। पहले 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगा, ऐसा होने में 10 सेकंड लगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना है? बहुत आसानी से जो से हमने एवरेज स्पीड निकाली थी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और सिंपली एक्सेलरेशन, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज से इंस्टेंटेनियस पर आने का एक ही तरीका है। मैथमेटिकली देयर इज ओनली वन वे। क्या? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अपने ड्यूरेशन को सबसे छोटा, बहुत छोटा करने का जरूरत, और मैथमेटिकली इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल। अब इसको हम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी अगर लिखते हैं
तो यही मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है dv/dt। तो जो दो रिजल्ट है, और वो रिजल्ट क्या क्या है ध्यान से समझो। एक रिजल्ट है v = dx/dt और दूसरा रिजल्ट है a = dv/dt। ये दो रिजल्ट बहुत कॉमन है, इसको बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट किए हम समझ सकते हैं। एक दो और रिजल्ट है, जैसे क्योंकि तुम लोग को डिफरेंशिएशन हमने सिखा दिया है पहले, इसलिए तुम समझ सकते हो कि अगर मैं वेलोसिटी को, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें वेलोसिटी को अगर dx/dt से रिप्लेस कर दो, तुम देखोगे ये डबल डिफरेंशिएशन है। x को हमने पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और जो डिफरेंशिएशन आया उसको फिर से t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मतलब दिस इज डबल डिफरेंशिएशन, मतलब d2x/dt²। तो एक्सेलरेशन का एक रिजल्ट तो ऊपर dv/dt दिख रहा है, एक रिजल्ट d2x/dt² भी है। तो टोटल अपने 3 फॉर्मूले हो गए, एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसके अलावा भी एक और फॉर्मूला है जिसको अपने को समझना है, और वो आता है चेन रूल से। कैसे आता है? तो हमने आपको बताया था, जैसे मान लो इफ v इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर v जो है वो x का फंक्शन है तो हम इसको डायरेक्टली t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे a को हम लिख रहे हैं dv/dt, ये नहीं हो पाएगा, क्यों? v जो है x का फंक्शन है। तो तुमको याद होगा हम चेन रूल कैसे लगाते हैं। तो पहले v जिसका फंक्शन है x का, तो उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dx इंटू x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट dx/dt। ये होता था चेन रूल। क्या जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत है कि dx/dt जो है ना, यही हमारा वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी। यानी कि एक्सेलरेशन को v, इसके बदले तुम लिख सकते हो v, ये v है हमारा, v dv/dx। ये भी एक फॉर्मूला है, मतलब टोटल 4 फॉर्मूले हैं। ये जो लाइन से तुमको दिख रहा है ना, ये 4 फॉर्मूले हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये वाला पहला, ये वाला दूसरा और चौथा। तीसरा थोड़ा कम काम आता है। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला नहीं है, काम नहीं आएगा, काम आएगा, कम आएगा। ये 3 फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और काइनेमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन कैसा भी मोशन हो, इसी 3 फॉर्मूले से सॉल्व होता है। जो तुम लोग v = u + at, s = ut ½ at² पढ़ते हो, वो फॉर्मूला नहीं है, उसका एक कंडीशन है। वो जितने फॉर्मूले हम भी पढ़े हैं, v = u + at, s = ut ½ at², उसके लिए कंडीशन है, उस कंडीशन में ही वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो फॉर्मूले आए हैं, इसका कोई कंडीशन नहीं है, दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। कोई भी कैसा भी मोशन हो तो ये चीज अपने को यूज कर लेनी है। अब ये यूज करने का मतलब है कि हम कैलकुलस यूज करना चाहते हैं, हम डिफरेंशिएशन यूज करना चाहते हैं, तो डिफरेंशिएशन हमको आना होना। दूसरी बात, मैं फिर से ये तीनों चारों जो रिजल्ट्स हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। अभी का आधा घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पूरे मोशन को समझने के लिए ये आधा घंटा, जिन बच्चों ने भी पहले से समझा है वो लोग अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अभी भी कंफ्यूजन होता है उनको कैसे करना, क्या करना, आधा घंटा पर ध्यान से सुनना। मैंने जो 4 फॉर्मूले अभी तुमको दिए, कौन कौन से? v = dx/dt, a = dv/dt, a = v dv/dx, and a = d2x/dt²। अगर एक अच्छा बच्चा ये मान ले कि इसके अलावा उसका कोई और फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यही 4 फॉर्मूले हैं, ऑलवेज वैलिड।
कैसा भी मोशन हो ये लगा सकते हैं, लेकिन इसको यूज करने के लिए अपने को कैलकुलस पर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तो जिन बच्चों को कैलकुलस से दिक्कत नहीं है वो लोग तो इसके साथ बहुत अच्छे से खेल लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत तकलीफ है, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से नहीं सीखा, इंटीग्रेशन नहीं सीखा, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब का वीडियो ऑलरेडी हमने बना बना के यूट्यूब पर डाला हुआ है। रिकॉर्डेड लेक्चर में भी वो मिल सकता है, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया, पता नहीं तुम लोग को मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बाद में ज्वाइन किए, शेयर्ड है नहीं है मुझे नहीं पता, डेट वाइज खोजना पड़ जाएगा, बहुत काम हो जाएगा। लेकिन वो यूट्यूब पर जाओगे, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हमने टाइटल करके डाला है, खास करके जो चेन रूल है, जहां जहां दिक्कत वाला जगह है हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर करके उसको रखा है। उसको जाके देख लोगे तो थोड़ा बहुत तुम्हारा जो डाउट है डिफरेंशिएशन को लेकर क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन की बात भी मैं अभी समझाता हूं कि चलो ये तो डिफरेंशिएशन दिख रहा है सर, इंटीग्रेशन कब आता है, समझो ध्यान से। हम y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते थे और बोलते थे कि डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालिए, तो जी एक्स हम निकालते थे, बहुत सारे रूल्स थे इसको करने के। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि हमको जी एक्स दे दिया जाता था, ये हमारा नोन है, डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो पता है, और जिसको डिफरेंशिएट किया वो नहीं पता है, अननोन, उल्टा। तो हमको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती थी। मान लो यहां पर जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्स गिवन हो और वेलोसिटी निकालनी हो, तब तो बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन अगर वेलोसिटी गिवन हो और एक्स निकालना हो तब ये उल्टा बात है। सिमिलरली एक्सेलरेशन को देखो, एक्सेलरेशन में डीवी बाई डी टी वेलोसिटी दे दिया जाए और बोला जाए एक्सेलरेशन निकालो, तो तुम सीधे सीधे डिफरेंशिएट करो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मान लो तुमको वेलोसिटी दे दिया गया और बोला गया कि एक्सेलरेशन निकालो, सॉरी एक्सेलरेशन दे दिया गया और बोला गया वेलोसिटी निकालो, उल्टा, तब हमको इंटीग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल सीक्वेंस होता है, जो बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है उनको कुछ देर के लिए ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है, बाकी टाइम के साथ उनको समझ में आ जाएगा कि एक्स भी ए, अगर हम एक्स से भी निकालना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन अगर हम उल्टा आना चाहते हैं, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, तो कहीं ना कहीं हमको इंटीग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। वेलोसिटी पता है और पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। ये सीक्वेंस अगर हमको ध्यान में रहा तो हमको एक रफ आइडिया लगता है कि हमको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। मैं एक सिंगल क्वेश्चन से ये सारी बातें, और 2 क्वेश्चन से ये सारी बातें तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन क्लास ग्रुप में डिस्कस हुए हैं उसके सामने ये सब चिंदी सवाल है। लेकिन बेसिक जो होता है ना, वो छोटे सवाल से ही बनता है। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो मैंने बार बार ये बताया है, साइकिल चलाना हम कभी भी क्राउडेड रोड पर नहीं सीखते। साइकिल चलाना जब भी सीखते हैं तो वो एकदम से खाली रोड पर ही सिखाते हैं, लेकिन सीखने के बाद हम क्राउडेड रोड में आराम से चला सकते हैं। हमारा जो लर्निंग भी होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे सवाल से होता है। हो सकता है ये छोटे सवाल कभी एग्जाम में नहीं आए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो छोटे सवाल से ही पैदा होती है। इसलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है, अप्रोच डेवलप करना जरूरी है। बाकी जो अच्छा क्वेश्चन आएगा तो तुम, अप्रोच डेवलप हो जाएगा तो तुम कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। मान लो किसी बॉडी का जो पोजीशन है, क्वेश्चन क्या दिया गया देखो ध्यान से, पोजीशन ऑफ ए बॉडी changes with time as x is equals to 3t square minus 4t plus 10। ये हमारा एक इक्वेशन दिया गया है, इसमें x जो है वो बॉडी का पोजीशन है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है।
अब इस एक इक्वेशन से मैं 15, 20, 25, 30 जितने क्वेश्चन बनाना चाहूं बना सकता हूं। इसका कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने क्वेश्चन बन जाएंगे इस एक रिलेशन से। मैं कुछ बनाता हूं लेकिन मैं सारे नहीं बना सकता। तुमको 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन करने के बाद एक आइडिया बनना चाहिए दिमाग में कि हो क्या रहा है। जैसे सबसे बेसिक सवाल तो यही पूछा जा सकता है, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। दूसरा क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी। तीसरा इनिशियल एक्सेलरेशन। पहले तो यही 3 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी फॉर 0 to 3 seconds, एवरेज वेलोसिटी फॉर 0 to 5 seconds। अब इस पर ही एक लंबा सा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज स्पीड डाल देंगे। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 seconds। जैसे हमने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, अब और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसी का पैरेलल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 seconds, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 seconds। इसी के पैरेलल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 seconds। बोलने का मतलब कि इंफॉर्मेशन इतना सारा निकाला जा सकता है इस एक रिलेशन से जिसका कोई लिमिट नहीं है। बस हमको जरूरत कितने की है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये भी समझना पड़ेगा, और कैसे करना है ये भी समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर x जो है वो 3t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 10 हमको दिया गया है, और हमने आपको दिया है कोई भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन यही 4 फॉर्मूले से सॉल्व होता है। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला है नहीं। v बराबर u प्लस ए टी एस इक्वल टू यूटी एफ डिस्कस नहीं, वो फॉर्मूले नहीं है। वो फॉर्मूले आते हैं इसी से, ये जो लिखा हुआ है 4 कैलकुलस वाले जो रिजल्ट है इसी से वो आते हैं, और वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आते हैं। पूरे मोशन में हर बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। हाँ ये बात है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ज्यादातर क्वेश्चन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के होते हैं, अग्रीड। लेकिन यही फॉर्मूला होता है सारे मोशन के लिए। ये दिमाग में बात अगर बैठा है तो उसको हटाओ। सारे मोशन के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये वाला कैलकुलस वाला। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तब वो फॉर्मूले एप्लीकेबल हो जाएंगे। जितने देर के लिए कांस्टेंट है उतने देर के लिए। तो यहां पर हम एक्सेलरेशन डायरेक्टली देख नहीं पा रहे क्या है, कांस्टेंट है नहीं है, इसलिए हमको सिंपली कैलकुलस यूज करने का जरूरत है। अब बात आता है इनिशियल। इनिशियल जब भी वर्ड यूज कर दे इसका मतलब होता है t0। हमेशा हम मान के चलते हैं स्टॉप वॉच से ही काम हो रहा है। स्टॉप वॉच हमने लिया हुआ है और स्टार्टिंग इनिशियल t0 होता है। तो जब भी हमको इनिशियल पोजीशन निकालना है, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में t का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो x at t is equals to 0, दिस इज बिकम इनिशियल पोजीशन, और t का वैल्यू 0 पुट करोगे तो आ जाएगा 10। हमको मोशन को रिलेट करने भी आना चाहिए, एग्जैक्टली इसका क्या मतलब हुआ ये भी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है हम उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो ये सिचुएशन है, ये इसको हमने एक नंबर लाइन बना दिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और बॉडी को देख रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर 10 पर है। इसका मतलब कहीं यहां पर खड़ा है, यहां पर, ओरिजिन पर नहीं खड़ा, यहां पर खड़ा है। ये उसका इनिशियल पोजीशन। अब हमसे पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी, तो सबसे पहले तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। कैसे? डिफरेंशिएट करके। x दिया हुआ है और अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या करोगे, dx by dt। अब dx by dt अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन हम लोग को आता है 60 माइनस। अब देख के ही बता सकते हो कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? इसमें t का टर्म आ गया। t का टर्म आने का मतलब ही है कि ये नॉट कांस्टेंट। कहीं पर भी कोई वेरिएबल t x अगर ऐसा आता है तो ये नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब समय के साथ ये चेंज करेगा। और अगर अभी तुमसे पूछा जाए इनिशियल वेलोसिटी, तो तुम क्या करोगे, t का वैल्यू 0 पुट करोगे। क्यों?
इनिशियल का मतलब ही होता है t0। तो कोई भी फंक्शन अगर दिया गया है और हमसे पूछा जाए कि इनिशियल, तो तुम t0 पुट करो, तो t0 पुट कर देंगे तो ये हमारा 60 - 4 में आंसर आ जाएगा -4। इसका मतलब क्या हुआ? लिटरल मीनिंग, तो बॉडी 10 पर खड़ा जरूर है लेकिन ये पीछे की तरफ जा रहा था। क्या ये पूरे टाइम पीछे की तरफ गया है? नहीं, बहुत सारा कहानी बाकी है। स्टार्ट किया था पीछे जाना, आगे क्या होगा वो देखेंगे। अब एक्सेलरेशन पर बोल रहा है, इनिशियल एक्सेलरेशन। एक बार और डिफरेंशिएट कर, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करने का जरूरत है। a = dv/dt, और ये v dv/dt में हम 4 को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये फंक्शन नहीं है, ये वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा। अपने को फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन। यहां पर भी हमने इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए 10 को डिफरेंशिएट नहीं किया था, इसको डिफरेंशिएट करते 0 आ जाता है। तुमको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन हमारा है 60 - 4, तो dy/dt ऑफ 60 - 4 अगर करोगे तो ये आ जाएगा सिंपली 6। यहां पर तो कोई t का टर्म आया ही नहीं, यानी कि अब हम श्योर हो गए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस मोशन के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और अब t0 पर पूछा जाए, t1 पर पूछा जाए, t2 पर पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए, क्योंकि t का टर्म ही नहीं है, तो t पुट कैसे करोगे? यानी कि एक्सेलरेशन फॉर ऑल टाइम, फॉर इंटायर मोशन 6 मीटर पर सेकेंड। अब 2 पर पूछ दे, 3 पर पूछ दे, इनिशियल पूछ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉजिटिव है, याद रखना, दिस इज पॉजिटिव। यानी कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जो पीछे की तरफ जरूर था, लेकिन इस पर एक्सेलरेशन लग रहा था इधर। बॉडी ने चलना शुरू किया पीछे, लेकिन एक्सेलरेशन लग रहा था आगे। इसका मतलब यह है कि बॉडी कहीं ना कहीं जाएगा, यू टर्न मारेगा और वापस आएगा। ओरिजिन को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, कहां तक जाएगा, ये सब अलग एक अपना डिस्कशन हो सकता है, लेकिन बॉडी यू टर्न मारेगा ये श्योर है। बॉडी विल टेक अ यू टर्न, ये देख के ही समझ आ रहा है। एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव हो गया और इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव हो गई, मतलब कहीं ना कहीं यू टर्न होगा। कहां से यू टर्न होगा? तो जहां पर यू टर्न होता है वेलोसिटी वहां 0 होती है, यही कंडीशन है। यू टर्न जहां से होता है वहां पर वेलोसिटी 0 होती है। बहुत सिंपल सी बात है। मान लो कहीं से डिवाइडर से हमको यू टर्न लेना है, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, हमको यू टर्न लेना है, तो जाओगे यू टर्न जहां से लेना होगा, रुकोगे पहले, चलाते चलाते कोई यू टर्न नहीं ले सकता। तो कहोगे सर हम तो ले लेते हैं, गलत करते हो। यू टर्न लेने के लिए पहले वेलोसिटी को 0 करो, इत्मीनान से देखो, उसके बाद टर्न लो, ये नॉर्मल तरीका है। तो यहाँ पर यू टर्न लेने का मतलब ही है कि वेलोसिटी को 0 करना है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी है हमारा, कितना है 60 - 4। कितने देर के बाद यू टर्न हुआ, कितने देर तक बॉडी पीछे की तरफ गया, अगर ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, और वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन है 60 - 4, इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे और यहां से आ जाएगा t 4/6 2/3 सेकेंड्स, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम बॉडी पीछे गया है। 2/3 सेकेंड्स के लिए बॉडी पीछे गया है। कहां तक गया है ये भी निकाला जा सकता है। ये 2/3 सेकेंड्स तक गया तो कहां तक गया? हमारे पास पोजीशन का इक्वेशन है 3t² - 4t + 10। देखो x = 3t² - 4t + 10, ये इक्वेशन है। अब इनिशियल पोजीशन तो हमने निकाल लिया, कहां? 10। बॉडी की वेलोसिटी कहां से यू टर्न हुआ है, अगर ये निकालना हो तो t का वैल्यू 2/3 डालना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन निकाल सकते हैं। 3 × 2/3 का स्क्वायर - 4 × 2/3 + 10।
तो ये हो जाएगा 4/9 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 माइनस 8/3 प्लस 10। तो देखोगे 4/3 माइनस 8/3 हो जाएगा -4/3 और 30 माइनस 4 26/3। ये 10 से छोटा वैल्यू है। 8 पॉइंट समथिंग, यानी कि बहुत ज्यादा पीछे नहीं गया, बॉडी कहीं यहीं पर आया है 8 पॉइंट समथिंग, 8.67 ऐसा कुछ आएगा। 24, हाँ 3 6 18, हाँ 8.67 यहां तक आ गया और यहीं से यू टर्न मार दिया। अब इस तरह के जर्नी में स्पीड डिस्टेंस अलग हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, सारी कहानी यहां पर रिपीट होगी। अब बाद के जो क्वेश्चन में हमने देखो क्या किया है, एवरेज वेलोसिटी फॉर 0 to 3 सेकेंड्स, एवरेज वेलोसिटी फॉर 0 to 5 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी में दिक्कत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हमको 3 सेकेंड्स और 0 सेकेंड्स इन पर बॉडी का पोजीशन इजीली पता चल जाएगा और हम दोनों पोजीशन को माइनस करके डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है कि 0 to 5 सेकेंड्स, तो इनिशियल पोजीशन पता है और 5 का वैल्यू पुट करके हम फाइनल पोजीशन निकाल देंगे और डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। लेकिन अगर यही वेलोसिटी की जगह स्पीड आ जाए, स्पीड, अब दिक्कत शुरू। क्यों? बॉडी ने यू टर्न मारा है, मेरे को पहले से ही पता चल गया था यू टर्न मारा है। जब यू टर्न मार दिया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। अब हमको अलग अलग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, जैसा हमने कल बताया था। 10 से पहले 8.67 पर आया, ये आना, फिर 8.67 से जहां तक गया है, ये दोनों अलग अलग ऐड करने पड़ेंगे। और नहीं तो मान लो अगर 3 सेकेंड्स पर उसका पोजीशन मैं निकालता हूं, ध्यान से देखो, x at t = 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 स्क्वायर माइनस 4 × 3 प्लस 10। तो ये 27 प्लस 10 37 माइनस 12 हो जाएगा 25, यानी कि 3 सेकेंड्स और बॉडी का पोजीशन कहीं 25 था, 25 कहीं इधर होगा, देखो ध्यान से डायग्राम, 25। मतलब जब भी माइनस करोगे तो तुम कायदे से ये डिस्टेंस 25 पर बॉडी चला गया, 10 पर था तो 15 डिस्प्लेसमेंट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बॉडी एग्जैक्टली ऐसे नहीं गया था, बॉडी पीछे गया था, यू टर्न मारा था, तब जाके वहां गया था, तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा, हर बार डिस्टेंस अलग हो जाएगा। तो हमको एक इक्वेशन, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, बहुत बड़ा इक्वेशन नहीं है, लेकिन इस एक इक्वेशन से कितनी सारी बातें कनेक्ट हो रही है, ये समझने का जरूरत है। वेलोसिटी कैसे निकाला, एक्सेलरेशन कैसे निकाला, इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकाली, इनिशियल एक्सेलरेशन कैसे निकाला, ये तो सारी बातें हुई ही हुई। इसके अलावा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होंगे, क्यों होंगे, कहां पर यू टर्न मारा, यू टर्न मारने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, ये सारी बातें हम निकाल पा रहे हैं बस एक इक्वेशन से। तो ऐसे ही जब भी कोई इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन हो, तब हमको कैलकुलस के थ्रू ही अप्रोच करना पड़ता है। अगर हम कैलकुलस नहीं यूज करेंगे तो हमारा बात नहीं बनेगा। हमको कैलकुलस डिफरेंशिएशन यूज करने आना ही होना, आना ही होना। इस पर और भी चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक दूसरी वैरायटी भी मैं चाहता हूं आज ही डिस्कस हो जाए, जिसमें पोजीशन ना देके वेलोसिटी दे दी गई है और उससे हमको पोजीशन और एक्सेलरेशन ये दोनों निकालने हैं। एक और क्वेश्चन, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, मैं जानबूझ के थोड़ा सिंपल रिजल्ट ले रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसा ही होता है, बहुत डिफिकल्ट भी लिया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में चूंकि समझाना है मेरे को, इसलिए मैं जानबूझ के बहुत सिंपल से रिलेशंस ले रहा हूं। ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया गया 10 - 2t और बोला गया इनिशियली
body was at x is equals to 10 at t is equals to 0, या फिर इसको लिखने का और भी दूसरा तरीका है कि इनिशियली बॉडी वाज एट x is equals to 10, ऐसा भी बोला जा सकता है। जब भी हमको पोजीशन पर कमेंट करना होगा तो इस तरह का एक स्टेटमेंट जरूर चाहिए कि इनिशियली बॉडी कहां था, ये कहां काम आता है, ये मैं बताता हूं। अब बॉडी का पोजीशन और बॉडी का एक्सेलरेशन क्या निकालना है? फाइंड पोजीशन ऑफ बॉडी एट t is equals to 4 seconds, और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट t is equals to 5 seconds। मैं जानबूझ के क्वेश्चन को तो दो ही पर कर रहा हूं, इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो पहले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी उतना सारा कुछ किया है तो थोड़ा सा पॉइंट पर बात हो जाए। अब तुमको वेलोसिटी दे दी गई, ध्यान से देखना, वेलोसिटी दिया गया है। मैं पहला क्वेश्चन को बाद में करूंगा, पहले दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करता हूं। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आ रहा है, मैंने कहा था सीक्वेंस याद रखने के, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आ रहा है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी से पोजीशन जाना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन के लिए इंटीग्रेशन और दूसरे क्वेश्चन के लिए डिफरेंशिएशन। मैं पहले दूसरा क्वेश्चन ही कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सिंपल है, डिफरेंशिएशन बच्चों को थोड़ा सा इजी लगता है, दोनों कंपैरिजन। तो सेकंड क्वेश्चन में एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो डायरेक्ट हम t इक्वल टू 5 पर नहीं निकाल पाएंगे, पहले एक्सेलरेशन का फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सीधे सीधे लिखो a इक्वल टू dv/dt, और यहां से d/dt ऑफ 10 - 2t, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 10 का डिफरेंशिएशन 0, 2t का -2। अब हम देख रहे हैं कि फिर से t नहीं आया। मैं जानबूझ के ऐसे फंक्शन ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि t आएगा ही नहीं कभी, मैं जानबूझ के ऐसे फंक्शन ले रहा हूं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए ताकि थोड़ा काम आसान हो। हमको कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पर 2t को 2t स्क्वायर करने में, सही बता रहे हैं, और बस स्क्वायर करने की देरी है, ये वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हमको समझना है, हम डिफिकल्टी क्या क्या हो सकता है अभी इस पर बात नहीं कर रहे, नॉर्मल अप्रोच क्या है बस इस पर बातें हो रही। तुमने डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया -2, t का टर्म आया ही नहीं, यानी कि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो 5 सेकंड पर पूछे, 10 सेकंड पर पूछे, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछे, कुछ भी पूछे, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन का कैलकुलेशन ध्यान से देखो, और यही आज के पार्ट क्लास का डिस्कशन का लास्ट पार्ट है कि पोजीशन ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 4 पूछ रहा है, और हमको इंटीग्रेशन, कहीं ना कहीं हमको इंटीग्रेशन करना, तो कैसे इंटीग्रेशन होगा, कैसे सीधे सीधे इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसा नहीं है। पहले लिखो जो हमारे पास रिजल्ट पता है, वेलोसिटी और पोजीशन को लेके मेरे पास एक ही रिजल्ट है, क्या? v इक्वल टू dx/dt, और जैसे मैंने कहा था v पता है, x पता नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करना वो नहीं पता, लेकिन डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो पता है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। कैसे? तो dx इज इक्वल टू v dt, हमने dt को राइट हैंड साइड लेके गए और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया, और लिमिट का भी बहुत ही शानदार मतलब है। इनिशियल मतलब t0, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें t0 दे दिया है कि t0 ना देके बोलेगा इनिशियल, तो जिधर dt लगा होता है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, सिंपल बच्चे जो पढ़ते हैं उनको ये सब चीजें नहीं समझ आती, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिटरल होके बता रहा हूँ। d के साथ जो लगा हुआ है उसका लिमिट उस साइड ढलता है, x यहाँ पर d के साथ x लगा हुआ है तो x का लिमिट इधर ढलेगा, t के साथ t लगा हुआ है तो t का लिमिट इधर ढलेगा। अब t का लिमिट कहां से कहां तक? तो 0, स्टार्टिंग 0 है, और एक जनरल पॉइंट के लिए t के लिए हम सॉल्व करना चाहते हैं ताकि मेरा फंक्शन है। सिमिलरली इनिशियल पोजीशन हम 0 नहीं डाल सकते क्योंकि बोला गया है बॉडी x स्टेप पर है,
0 भी हो सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में x 10 दिया हुआ है तो 10 से लिखना पड़ेगा 10, और कोई भी जनरल पोजीशन x, ये हुआ हमारा लिमिट पुट करना, इसको भी सीखना पड़ता है। क्वेश्चन में लिमिट कहाँ दिया हुआ है ये भी समझने का जरूरत, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम कर दिए अपने मन से लिमिट डाल दिए, नहीं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में तो इंटीग्रेशन का कुछ है ही नहीं, dx का इंटीग्रेशन होता है x, और इसमें 10x, v का एक्सप्रेशन पुट करना पड़ेगा 10 माइनस 2t dt 0 to t। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब ये दो इंटीग्रेशन में टूटेगा, 10 dt माइनस 2t dt, और लिमिट 0 to t 0 to t, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t 0 to t माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, तो मैं सीधे सीधे t स्क्वायर बाई 2 लिख देता हूँ और लिमिट पुट कर दूंगा 0 to t। ये 2 से ये t को चाहो तो हटा सकते हो। अब देखो x क्या हो गया, x हमारा हो गया 10, ये 10 राइट हैंड साइड में लेके आए, और यहाँ पर t माइनस 0 t हो जाएगा, तो प्लस 10t माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया इंस्टेंटेनियस पोजीशन। तुम चेक कर सकते हो, t का वैल्यू 0 डालोगे तो 10 आएगा, जो कि हमारा इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, बॉडी का पोजीशन t 4 सेकेंड्स पर, तो तुम क्या करोगे, x को t इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करोगे, और क्या करोगे, 10 प्लस 10 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर, 10 और 40, 50 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 34, और ये हमारा इसका पोजीशन हो गया। और भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती थी, लेकिन इतना हमको अगर आज की डेट में समझ आता है तो मतलब हम लोग ऑन राइट ट्रैक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस डिस्कशन को और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन यकीन मानो आज की डिस्कशन में बहुत कुछ बता दिया गया, बहुत कुछ। जिन बच्चों को काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम है, पहले से बहुत अच्छा ग्रिप नहीं बना हुआ, तो आज का जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, दिस इज रिकॉर्डेड, तो इसको आपको देखने का जरूरत, रिकॉर्डिंग्स में जाओगे, जो नए बच्चे हैं रिकॉर्डिंग्स में जाओगे और डेट आज का देखोगे, आज की डेट में ये वीडियो आज रेडी होगा, कुछ टाइम लगता है, नहीं तो शाम तक, नहीं तो कल तक रेडी हो जाता है, तो देखोगे तो ये वीडियो मिल जाएगा। तो इसको देख के अगर मान लो कहीं कुछ छूट गया, कहीं कुछ ऐसा हुआ, और मैं हर दिन फाइल शेयर करता हूँ, वो फाइल भी अगर मान लो तुमको लिखने में कुछ छूट गया है तो फाइल भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, रीड ओनली मोड में खोज सकते हो, देख सकते हो, उसका नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगले दिन का जो डिस्कशन है वो लगभग पूरे काइनेमेटिक्स 1D मोशन को कनेक्ट हो जाएगा कि एग्जैक्टली कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है और कैसा कैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो अगला क्लास भी अपने थर्सडे को है, आपको याद होगा थर्सडे को हम लोग ने एक्स्ट्रा मतलब 4 लेक्चर्स का पर वीक का सेशन हमने किया था, ग्रुप में ये डाला था, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये चारों दिन अपनी 6 to 7:30 क्लासेस होती है। तो अब नेक्स्ट क्लास हमारा थर्सडे को होगा, उस दिन अपन बहुत अच्छे से आगे का बात डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले जितना भी पार्ट हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है, और जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन वैसा दिखे, मैंने जो क्वेश्चन बैंक शेयर किया है उसमें भी दिख जाएगा, पकड़ पकड़ के सॉल्व करना है। और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे, ऐसा नहीं बोले सारे बन ही जाएंगे, आगे की डिस्कशन के बाद बनेंगे, लेकिन सॉल्व नहीं करोगे तो कभी नहीं बनेंगे, इसलिए सॉल्व करना जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।